नेक्स्ट है कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। जैसे कूलम्स लॉ होता था ना हमारा इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, ऐसे ही कूलम्स लॉ होता है मैग्नेटिक फोर्स का भी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में कूलम्स लॉ क्या होता है, मतलब मैग्नेटिज्म में कूलम्स लॉ किस तरह से लगता है। तो आप देखिएगा ये होगा, दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो पोल स्ट्रेंथ होती है ना, हमने ये कहा कि एक तो नॉर्थ पोल पर पोल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, मतलब मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वो बहुत ज्यादा होगी नॉर्थ पोल पर। इसी तरह से जो साउथ पोल है, साउथ पोल पर भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। तो हम जैसे चार्जेस होते थे ना इलेक्ट्रिसिटी में, ऐसे यहाँ पर हम बोल देंगे मैग्नेटिक चार्ज। मैग्नेटिक चार्ज को बोलते हैं क्यू एम, है ना। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि दो जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या अगर सेम पोल्स हैं, सिमिलर पोल्स हैं, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। तो वो जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इसको हम ऐसे मेंशन करते हैं कि F is directly proportional to QM1 multiplied by QM2 upon R square. F is directly proportional to QM1 multiplied by QM2 upon R square. ठीक है, और यहाँ हम ये कहेंगे where QM1 and QM2 are the magnetic pole strengths, magnetic pole strengths of the two poles। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, तो वो जो दो पोल्स हैं उन दो पोल्स के बीच का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, उन दो पोल्स पर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, उस एक को बोल दूंगा QM1, एक को बोल दूंगा QM2। याद रखिएगा ये चार्ज नहीं है, जो चार्ज होता है वो सिंपली स्मॉल क्यूब होता है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। ये जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर, इस चीज को मैं बाद में प्रूव करूंगा कि इसकी यूनिट एम्पियर मीटर कैसे होती है। अगर कहीं पर भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है तो ये हटकर अगर इक्वालिटी साइन लगाना हो तो एक कांस्टेंट आ जाता है के। तो हम ये कहेंगे इट इंप्लाइज दैट F is equal to K QM1 multiplied by QM2 upon R square. K multiplied by QM1 QM2 upon R square, where proportionality constant, where proportionality constant K is equal to mu naught upon 4 pi। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है ना K, इसकी वैल्यू होती है mu naught upon 4 pi। तो F क्या हो जाएगा, F is equal to mu naught upon 4 pi QM1 QM2 upon R square, QM1 QM2 upon R square। बताइए जी, क्लियर है। इसको याद रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ये देखिएगा जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देखा था उसमें होता था F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा mu naught upon 4 pi QM1 multiplied by QM2 upon R square, where R is the distance between the two poles। दो पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं R बोलता हूँ।
बताइए क्लियर है ये तो? यस सर। ठीक है, लक्ष्य क्लियर है? आवाज नहीं आ रही, चलिए ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल में क्या है जरा ये देखते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल ऐसा होता है कि जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था हमने। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम ये कहते थे कि टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, एक चार्ज को मैंने बोल दिया Q1 और एक चार्ज को मैंने बोल दिया Q2। टू इलेक्ट्रिक चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उससे तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। अब अगर मैग्नेटिक डाइपोल की बात करते हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल के केस में हम ये कहते हैं कि two magnetic charges separated by a small distance constitute a magnetic dipole। क्या मैग्नेटिक डाई का मतलब तो हो गया टू, डाई का मतलब हो गया टू, टू का मतलब हो गया दो पोल्स, है ना? अब इसी तरीके से क्या मोनोपोल एग्जिस्ट करता है? हम कहेंगे नहीं करता। हमने लास्ट टाइम भी देखा था, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर मान लीजिए मैं इसको बीच में से तोड़ दूं, अगर इसको बीच में से तोड़ दूं तो एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया। ये नॉर्थ है तो ये ऑटोमेटिकली इधर वाला जो टुकड़ा है ये साउथ बन जाएगा। ये साउथ है तो इधर वाला ऑटोमेटिकली नॉर्थ बन जाएगा। मैंने तोड़ा क्यों था? मैंने तोड़ा इस वजह से था ताकि मेरे को नॉर्थ पोल अलग मिल जाए, साउथ पोल अलग मिल जाए। लेकिन सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मैं एक नॉर्मल से मैग्नेट की भी बात करता हूँ तो नॉर्मल सा मैग्नेट भी इट आल्सो एक्ट्स एज डाइपोल। वो भी डाइपोल की तरह एक्ट करता है बिकॉज वहां पर भी दो पोल्स होते हैं। ठीक है, तो वो चीज है कि मैग्नेटिक डाइपोल के लिए मुझे कोई नया अरेंजमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो मैग्नेट होता है वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है क्योंकि एक मैग्नेट में भी दो पोल्स होते हैं। अगर हम उन दो पोल्स को तोड़कर अलग अलग करना चाहें कि मुझे सिंगल पोल अलग मिल जाए, वो नहीं मिल सकता। आप इसको तोड़ोगे भी तो नॉर्थ और साउथ ऑटोमेटिकली बन जाएगा। मतलब इस छोटे टुकड़े में भी दो पोल्स हैं, इस छोटे टुकड़े में भी दो पोल्स हैं। तो मैग्नेट ही जो होता है वही मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है। तो जरा देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या है। एन अरेंजमेंट ऑफ two equal and opposite magnetic poles separated by a small distance is called a magnetic dipole. Every bar magnet is a magnetic dipole. और करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। करंट कैरिंग लूप में भी हमने बताया था कि अगर कोई लूप है, लूप का मतलब क्या हुआ, एक सर्कुलर लूप है मान लीजिए। सर्कुलर लूप में क्या हो गया कि जैसे मान लो ये है सर्कुलर लूप को, अगर मैं सामने से देखूंगा ना तो वो ऐसे दिखाई देगा। मैं इसको साइड से देखता हूँ तो साइड से देखूंगा तो ये मुझे ऐसा दिखाई देगा। अब मान लो मैं इसको इस तरफ से देख रहा हूँ तो मुझे क्लॉकवाइज करंट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्लॉकवाइज का मतलब इधर साउथ पोल हो गया। और अगर मान लीजिए मैं इसको इस तरफ से देख रहा हूँ तो इधर मुझे एंटी क्लॉकवाइज करंट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिर मेरा इधर नॉर्थ पोल हो गया। तो इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल। तो अगर मैं एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की भी बात करूंगा तो वो भी एक डाइपोल है क्योंकि उसमें भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों है। अगर मैं एक सॉलोनॉइड की बात करूंगा तो उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों है। अगर मैं नॉर्मल मैग्नेट की भी बात करूंगा, बार मैग्नेट जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों है। तो मैग्नेटिज्म के केस में मुझे डाइपोल बनाने की जरूरत नहीं है। एवरी बार मैग्नेट इज अ डाइपोल, एवरी सॉलोनॉइड इज अ डाइपोल, एवरी सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट इज अ डाइपोल। तो डाइपोल हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर मैग्नेटिक डाइपोल की डेफिनेशन पूछी जाती है तो वो बिल्कुल सिमिलर है इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह। An arrangement where two magnetic poles are separated by a small distance is known as a magnetic dipole। ठीक है, अब जब मैग्नेटिक डाइपोल है तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी एक टर्म आता है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था, ऐसी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है हमारा स्मॉल एम वेक्टर, स्मॉल एम वेक्टर।
ये हो जाता है Qm मल्टीप्लाइड बाई 2L वेक्टर, Qm मल्टीप्लाइड बाई 2L वेक्टर, Qm मल्टीप्लाइड बाई 2L वेक्टर। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे? The magnetic dipole moment of a magnetic dipole is defined as the product of its pole strength and the magnetic length। तो क्या है कि अगर मान लीजिए मैं किसी मैग्नेट की बात करता हूँ तो मैग्नेट में क्या होता है, जैसे मान लो ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया। मेरी आवाज आ रही है ना दोनों को? मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट में ये मेरा हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। इसको मैंने ले लिया 12, इसको मैंने ले लिया 12। और अगर मैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करूं या मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, देखिएगा। ये हमारे पास एक नया टर्म है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, पोल का जो मैग्नेटिज्म की ताकत है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, उसको अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर भी पोल स्ट्रेंथ कितनी है Qm और यहाँ पर भी पोल स्ट्रेंथ कितनी है Qm। ठीक, तो इन दोनों की पोल स्ट्रेंथ Qm है। जो एक तो नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ हो गई और एक साउथ पोल की स्ट्रेंथ हो गई। तो पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते थे तो इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता था उसको हम P बोलते थे, स्मॉल p। ठीक है, इसी तरीके से मैग्नेटिज्म में जो हमारा डाइपोल मोमेंट है उसको बोलेंगे स्मॉल m। अब ये ना ऐसा होता है कि जैसे मेरे पास एक होता था पॉजिटिव चार्ज प्लस q और एक होता था नेगेटिव चार्ज माइनस q, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। और डिस्टेंस वहां पर हम लेते थे कितना, वहां पर हम डिस्टेंस लेते थे 2a दोनों के बीच का। ठीक, तो q इंटू 2a वो हमारा मैग्नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था। तो उसमें हम ये बोलते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन उल्टी होती है। उल्टी मतलब वो होता था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, उसकी डायरेक्शन उल्टी होती है। इसी तरीके से जब मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करूंगा तो जो हमारा मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म तो ऐसा होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में ये बोला जाता है कि वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट करती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और साउथ पोल तक जाती है। नॉर्थ से स्टार्ट हुई और साउथ तक गई ऐसे। लेकिन यहाँ पर आकर ये एलिमिनेट नहीं होती, यहाँ पर आकर ये खत्म नहीं होती, ये मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है और फाइनली अपना लूप कंप्लीट करती है। तो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। तो इसी वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हम निकाल रहे हैं वो मैग्नेट के अंदर होता है, मैग्नेट के बाहर नहीं, मैग्नेट के अंदर। तो मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां तक होगी, डायरेक्शन होगी साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो हम ये कहेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is a vector quantity. Magnetic dipole moment is a vector quantity whose direction is from south to north. Whose direction is from south to north. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। बताइए जी, क्लियर है, समझ में आ गया?
यस सर। सर एक बार ना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन बताओ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन सिंपल है। हम ये करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम वेयर टू equal poles are where two pole strengths which are equal in magnitude they are separated by a distance 2l। मैं आपको सुना देता हूँ एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। The magnetic dipole moment of a magnetic dipole is defined as the product of its pole strength and magnetic length। It is defined as the product of its pole strength and magnetic length। समझ गए? यस सर। अच्छा, और जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का जो यूनिट होती है इसकी, इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर कैसे हुआ? क्योंकि ये जो क्यूएम है, ये जो क्यूएम है, इस क्यूएम की यूनिट होती है एम्पियर मीटर, ठीक है। और ये जो लेंथ है, इस लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो एम्पियर मीटर इनटू मीटर क्या हो गया? एम्पियर मीटर स्क्वायर। बताइए, समझ गए? यस सर। अच्छा जी, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगला देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आकृति, स्कूल से कोई नोटिस आया है क्या खुलने का? लक्ष्य, तुमने कुछ बोला, मुझे आवाज नहीं आई तुम्हारी। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, अ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मे बी डिफाइंड as the curve, the tangent to which at any point gives the direction of the magnetic field at that point. It may also be defined as the path along which a unit north pole would tend to move if free to do so. Unit north pole would tend to move if it is let free to do so। अब ऐसा होता है कि नॉर्थ पोल को हम फ्री तो छोड़ नहीं सकते, नॉर्थ पोल अकेला तो रहेगा नहीं कभी भी। नॉर्थ पोल तो हमेशा साउथ पोल के साथ जुड़ा रहेगा। नॉर्थ पोल कभी भी अकेला अलग नहीं हो सकता। तो हम क्या बताते हैं इसमें कि जैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक ही बात है। उनको प्लॉट करने का एक तरीका होता है। हमने कहा कि हमारे पास एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल, सॉरी, एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल। अब हम क्या करेंगे, हम ना एक मैग्नेटिक कंपास ले लेंगे। मैग्नेटिक कंपास जो होता है, मैग्नेटिक कंपास में एक नीडल होती है। उस नीडल से ये पता चल जाता है कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर है और साउथ डायरेक्शन किधर है ना। तो हम एक मैग्नेटिक कंपास लाकर और यहाँ रख देंगे इधर नॉर्थ पोल के पास में। ठीक, आप समझिएगा, ये वाला एक्सपेरिमेंट आप लोग शायद 10th क्लास में भी कर चुके हैं। हमने क्या करा, यहाँ नॉर्थ पोल के पास लाकर एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया इधर कॉर्नर में, ठीक है। अब वो जो मैग्नेटिक कंपास है उसका जो नीडल है वो नॉर्थ और साउथ वो दिखाता है। तो अब क्या होगा कि इस तरीके से बन जाएगा ये नीडल। हमने कहा कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये नीडल इधर को पॉइंट करेगा। इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ पोल को रिपेल करता है। ठीक, इस एरो का मतलब क्या है, ये तो उस ऊपर इसका हेड हो गया मैग्नेटिक नीडल का। नीडल का हेड हो गया, ये टेल हो गया। नीडल के हेड का मतलब होता है नॉर्थ पोल, नीडल के टेल का मतलब होता है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। इसी वजह से ये जो एरो है, ये एरो इसकी तरफ ना होकर इससे दूर की तरफ, अवे फ्रॉम इट, ये ऐसे डायरेक्ट करेगा। फिर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर ना एक डॉट लगा दिया। मैंने इस जगह एक डॉट लगा दिया और डॉट लगाने के बाद में फिर मैंने यहाँ से ये मैग्नेटिक कंपास हटा दिया।
अब जब मैंने मैग्नेटिक कंपास यहाँ से हटा दिया, अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, मैं फिर से इस मैग्नेटिक कंपास को लेकर आऊंगा और इस मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रख दूंगा इसी डॉट पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आप ये देखिएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर खाली स्पेस है। पहले तो चलो मैंने मैग्नेटिक कंपास को यहाँ इसके साथ चिपका कर रख दिया था, मैग्नेट के साथ। तो मैंने सोचा कि चलो भाई मैग्नेट का कुछ ना कुछ असर होगा, मैग्नेट की वजह से ये इधर डिफ्लेक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और नॉर्थ पोल दूसरी तरफ हो गया। लेकिन अब जब मैं यहाँ पर रख रहा हूँ इसको, मैग्नेटिक कंपास को उठाकर, मैंने मैग्नेटिक कंपास को इससे चिपका कर, ये जो डॉट बनाया है इससे चिपका कर मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है, तो सरप्राइजिंगली मैं क्या देखता हूँ कि मैग्नेटिक कंपास की नीडल फिर से ऐसे इंडिकेट करती है, और इस बार जो ये एरो है, ये एरो की डायरेक्शन थोड़ा फैलती हुई नहीं, थोड़ा सा इस तरफ को टिल्टेड होती है। तो मैंने फिर इसकी एरो की डायरेक्शन पर मैंने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया, मैंने यहाँ एक डॉट लगा दिया। अब क्या हो गया, फिर नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, फिर मैंने यहाँ से, यहाँ पर भी मैंने मैग्नेटिक कंपास हटा दिया, यहाँ भी मैग्नेटिक कंपास हटा दिया। तो क्या हुआ कि अब मेरे पास प्लेन पेपर है बस, और कुछ नहीं है। मैंने फिर मैग्नेटिक कंपास उठाकर अब मैंने इस वाले डॉट से चिपका कर रख दिया उसको। ठीक है, तो ये जो एरो इस तरफ जा रहा था, अब एरो थोड़ा सा इधर मुड़ गया, अब एरो थोड़ा सा इधर मुड़ गया, तो मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया। ठीक है, तो वो अब क्या हुआ, फिर से मैंने उठाया और फिर इस डॉट से चिपका कर रख दिया कंपास को, कंपास को फिर मैंने यहाँ पर चिपका कर रख दिया। तो अब ये थोड़ा सा इस तरफ मुड़ गया, ये थोड़ा सा इस तरफ मुड़ गया, मैंने फिर यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। मैं फिर कंपास लेकर आया, मैंने फिर कंपास को यहाँ पर रख दिया। भाई समझ रहे हैं ना आप दोनों मेरी बात? यस सर। अच्छा है, समझ में आ रहा है? तो फिर ये ऐसे हो गया। अब जब ऐसे हुआ तो मैंने यहाँ पर फिर से एक डॉट लगा दिया, उसके बाद मैंने फिर मैग्नेटिक कंपास रखा, मैग्नेटिक कंपास रखा, फिर इस तरीके से हो गया। ठीक, तो लगातार मैं क्या देख रहा हूँ कि ये ना डॉट 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 एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, और ये पैटर्न इस तरह से फॉलो कर रहा है कि ये एक डॉट इधर आ जाएगा, फिर एक डॉट इधर आ जाएगा, फिर एक डॉट इधर, फिर एक डॉट इधर, फिर एक डॉट इधर, फिर एक डॉट इधर, फिर एक डॉट इधर। मतलब फाइनली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ पोल से एक एक इमेजिनरी लाइन, ये इन डॉट्स से मैं पैटर्न समझ रहा हूँ कि नॉर्थ पोल से एक इमेजिनरी लाइन क्या है, एक ऐसी लाइन जो हमारी इमेजिनेशन है, जो हमको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस है इट कैन बी फेल्ट विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास से तो ऐसे ही लगता है कि अरे इस जगह पर भी अगर मैं कंपास को रख रहा हूँ तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे इंडिकेट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं कोई मैग्नेट है, लेकिन एक्चुअल में तो मैग्नेट नहीं है। तो हमने ये कहा कि ये जो मैग्नेट रखी हुई है ना, ये मैग्नेट अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। उस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेट कैन बी ऑब्जर्व, कैन बी फेल्ट। ठीक, तो क्या हो गया कि यहां से लेकर यहां तक एक इमेजिनरी लाइन है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स की प्रेजेंस को फील करा जा सकता है। एक्चुअल में वहां पर कोई मैग्नेट नहीं होती, उसके पास में होती है मैग्नेट। तो इन सभी डॉट्स को अगर मैं मिला दूं तो यही जो लाइन बनती है, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फिर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। समझ गए? यस सर। ठीक है, और सर। अब जैसे मैंने एक लाइन तो ये बनाई, इसी तरीके से मैं इस कंपास को यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ। तो मैं बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग एक्सपेरिमेंट है ये, आप लोग घर पर भी करके देख सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में आप ये देखोगे कि जो भी मैग्नेटिक लाइंस आप बनाएंगे, जैसे आपने एक मैग्नेटिक लाइन यहाँ बना दी, तो आपने किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से स्टार्ट करा था ना, वो पोजीशन आपको शुरुआत में पता नहीं थी, आपने कहीं पर भी रख दिया कंपास को। अब आपने इनिशियली कंपास को यहाँ रखा था, तो अब आप कंपास को थोड़ा सा इस पोजीशन से हटाकर यहाँ रखना। जब यहाँ रखोगे तो आप देखना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जाएगी और बड़ी हो जाएगा, लूप पूरा कर्व बड़ा हो जाएगा और यहाँ आकर फिनिश होगी। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी ना ओवरलैप नहीं करती, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। आप यहाँ पर
5, 6, 7, 8, कुछ ऊपर की डायरेक्शन में, कुछ यहाँ पर रखना तो अंदर की डायरेक्शन में भी बनेगा, कुछ यहाँ पर रखना तो इधर नॉर्थ से साउथ, ये बन जाएगा। लेकिन आप ये देखेंगे कि नो टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को ना तो ओवरलैप करती हैं ना ही इंटरसेक्ट करती हैं। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की पहली प्रॉपर्टी ये है कि दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। ठीक, एक्सटीरियर एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन अंदर तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। मैग्नेटिक लाइन बाहर जाता है नॉर्थ से साउथ की तरफ, मैग्नेट के अंदर की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जाता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको बड़ा बताता हूँ, और इनका एक्सप्लेनेशन भी इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको नोट्स में बनाकर भेजूंगा, क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। और पेपर पैटर्न तो मालूम होगा ना, पेपर पैटर्न मार्किंग स्कीम तो मालूम है ना, क्यों भाई लक्ष्य है आकृति दोनों को पता है ना? जी सर। यस सर। हाँ, 4 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर के सिर्फ 5 नंबर के सिर्फ 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और बाकी 1-1 नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के 7 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर के आई थिंक 6 या 7 आते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो ये वाले जो रहते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, इनकी कोई 2 प्रॉपर्टी बताने के लिए, बताने के साथ साथ जस्टिफाई करने के लिए आ जाती है, तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक, तो मैं हर एक प्रॉपर्टी बताता हूँ और उसका जस्टिफिकेशन देता हूँ। बस 1 मिनट रुको, पानी पी लूँ मैं जरा। देखिए जी, पहला है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कर्व्स व्हिच स्टार्ट इन एयर from the north pole and end at the south pole and then return to the north pole through the interior of the magnet. मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एयर में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, और फिर इन द इंटीरियर ऑफ द मैग्नेट वो वापस साउथ से नॉर्थ की तरफ रिटर्न कर जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए इसकी, the lines of force never cross each other. If they do so, that would mean there are 2 directions of the magnetic field at the point of intersection, which is impossible. मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम हर एक इंस्टेंस पर निकालते हैं, और ये आप किसी भी कर्वीलिनियर पाथ में, ये साइंस पढ़ने वाले हर बच्चे को पता है कि कर्वीलिनियर पाथ में अगर किसी इंस्टेंट पर डायरेक्शन निकाली जाती है तो वो कर्व के उस पॉइंट पर टेंजेंट की तरफ होती है। देखो कैसे, नहीं समझ में आया तो मैं अभी 1 मिनट बताऊंगा, इसको आप डायग्राम बनाकर भी समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अब हम ये कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन, किसी भी इंस्टेंट पर डायरेक्शन क्या होती है, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है ना, उसके जिस इंस्टेंट पर डायरेक्शन पूछी जा रही है उस पॉइंट पर आप टेंजेंट निकाल दें, टेंजेंट बना दें, तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन होती है। देखो कैसे, मैंने कहा कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक ये है नॉर्थ से साउथ की तरफ, मैं सिर्फ अंदर वाला देख रहा हूँ, मैं बाहर वाला नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ अंदर वाला देख रहा हूँ। ठीक, तो अब क्या हो गया कि ये इस तरह से जा रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ। मान लीजिए इस इंस्टेंट पर मुझसे डायरेक्शन पूछी जाए तो मैं कहूंगा यहाँ पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो इस इंस्टेंट पर डायरेक्शन हो गई टेंजेंशियल, ये हो गई। अब मान लीजिए इसी इंस्टेंट पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, एक दूसरी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, वो इंटरसेक्ट कर जाती है इसको। मान लो ये है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, और ये इसको ऐसे इंटरसेक्ट करके और यहाँ साउथ पोल पर पहुंचती है। तो अगर मैं इस इंस्टेंट पर, आप देखिए इसका स्लोप का है नीचे की तरफ, तो यहाँ से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वो निकालूंगा डायरेक्शन,
तो वो टेंजेंशियल ऐसी हो जाएगी। तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शंस हो गई, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई नो टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। किसी भी कर्वीलिनियर पाथ पे अगर किसी एक पॉइंट पर आपसे डायरेक्शन पूछी जाए तो वो डायरेक्शन क्या होती है, वो उस पॉइंट पर टेंजेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि सर्कुलर मोशन में जो सर्कुलर पाथ होता है वो भी तो एक कर्वीलिनियर पाथ होता है। और कर्वीलिनियर मोशन में अगर मान लो आपसे इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछी जाए तो आप कहेंगे यहाँ पर ये हो गई वेलोसिटी टेंजेंट, इस इंस्टेंट पर पूछा जाए तो वेलोसिटी ये हो गई टेंजेंट। तो इसीलिए सर्कुलर मोशन में अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट भी है तब भी हम बोलेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हर इंस्टेंट पर डायरेक्शन वेलोसिटी की चेंज हो रही है। मेरी बात समझ में आ गई? हर इंस्टेंट पर जब वेलोसिटी डायरेक्शन जब चेंज होती है स्पीड की तो यस सर। डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम ये कहेंगे कि भले ही उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन हम बोलेंगे कि देयर इज एन एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि लगातार उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन भी चेंज हो जाए तो वेलोसिटी को चेंज माना जाता है। वही चीज यहाँ पर है कि इस इंस्टेंट पर मैग्नेटिक लाइन, एक तो मैग्नेटिक लाइन इधर जा रही है और एक मैग्नेटिक लाइन इधर जा रही है, तो एक की डायरेक्शन इधर हो गई टेंजेंशियल, एक की इधर हो गई। तो हम ये कहेंगे एट अ सिंगल पॉइंट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट हैव टू डिफरेंट डायरेक्शंस, उसकी तो एक ही डायरेक्शन होती है। ठीक है, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये पॉइंट क्लियर है? ये यस पॉइंट सर। क्लियर है? थर्ड है, थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट एक ऑब्जर्वेटरी पॉइंट है। ये हमने ऑब्जर्व करा, ये हमने ऑब्जर्व करा और हम अपने ऑब्जर्वेशन से बता रहे हैं। इसका कोई प्रूफ नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं इस चीज को इस तरह से प्रूफ कर सकता हूँ, नहीं। इसको हमने ऑब्जर्वेशन करा और ऑब्जर्वेशन करके ऑब्जर्व करके हमने बताया कैसे। थर्ड है, दे स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड ऑन, दे स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नेट नॉर्मली। इसका मतलब क्या है कि वो मैग्नेट की सरफेस पर जहां से स्टार्ट करता है और जहां पर एंड करता है वहां पर नॉर्मली टकराता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किसी एंगल पर नहीं टकराता। ऐसे आप समझ गए होंगे। मैं इसमें दिखाता हूँ डायग्राम में, जैसे ये इधर है नॉर्थ पोल और इधर है साउथ पोल। तो यहां से जैसे स्टार्ट हुआ और यहां पर फिनिश हुआ, तो यहां पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये ऐसे गया, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दूसरी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गई, ये ऐसे गई, ये यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ मैग्नेट नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलरली। ठीक है, क्लियर है? यस सर। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारा है फोर्थ पॉइंट। The lines of force have a tendency to contract lengthwise and expand sidewise. This explains attraction between unlike poles and repulsion between like poles. Attraction between unlike poles and repulsion between like poles क्या होता है कि they contract lengthwise. Lengthwise contract का मतलब क्या है? देखो, अगर मैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात कर रहा हूं तो यहां से लेकर नॉर्थ पोल से लेकर और साउथ पोल तक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बीच में से कहीं से भी टूटती नहीं है। बीच में से कहीं से भी टूटती नहीं है, या कहीं पर भी इसमें स्लैकनेस नहीं आती है। स्लैकनेस, स्लैकनेस मतलब ढीलापन। जैसे मैंने कहा एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो ये है जो पहले मैंने बनाई रखी है, और एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो ये हो गई ऐसे। तो फिर क्या ये ऐसे ऐसे होती है कि ऐसे ऐसे घूमती हुई ढीली ढाली और ऐसे आए? नहीं, ऐसे नहीं होती। रीजन क्या है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है, देयर इज अ लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो अनलाइक पोल्स कौन सा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, उस अट्रैक्शन की वजह से ये जो है ना, ये पाथ ऐसा ढीला ढाला नहीं होगा, ये टाइट होगा। दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज, मतलब वो चिपकने की कोशिश करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में। ऐसे ये हमेशा टाइटन होते हैं, मतलब टाइट हो गया आपस में। दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज, हमेशा आपको लाइन जो है
वो आपको स्लैकनेस नहीं दिखाई देगी, लाइन आपको ऐसा स्मूथ दिखाई देगी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई, तो लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है ये टाइट हो जाएगी, जैसे टग ऑफ वॉर होता है उसमें रोप होती है, रोप को इधर वाला पार्टिसिपेंट भी खींचता है, इधर वाला पार्टिसिपेंट भी खींचता है, तो रोप में स्लैकनेस नहीं होती, ढीलापन नहीं होता, टाइट होती है। तो हम ये कहते हैं इसीलिए कि लेंथ वाइज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब सिकड़ी हुई होती है, खींची हुई होती है एक दूसरे की तरफ। लेकिन जो साइड वाइज है, साइड वाइज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो रिपेल करती है, एक दूसरे को रिपेल करती है। कैसे? अब ये रिपेल क्यों करती है? साइड वाइज ये एक्सपैंड होती है। साइड वाइज एक्सपैंड क्यों होती है? क्योंकि आप ये देखिए कि नॉर्थ पोल से निकलने वाला फोर्स है इधर, इधर भी नॉर्थ पोल से निकलने वाला फोर्स है, तो नॉर्थ पोल का फोर्स नॉर्थ पोल के फोर्स को तो रिपेल ही करेगा ना। तो इस वजह से दे एक्सपैंड साइड वाइज बट दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। लेंथ वाइज वो एक दूसरे को खींच के रखते हैं, लेकिन साइड वाइज वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? यस ये बात समझ में आ गई? देखिए ये वाला जो फोर्स है ये नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रहा है, तो ये नॉर्थ से निकल रहा है, ऐसे ये भी नॉर्थ से निकल रहा है ना। तो नॉर्थ से निकलने वाला फोर्स है यानी कि नॉर्थ से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। फिर धीरे 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 इधर आता जाएगा, तो इधर क्या होगा, इधर साउथ वाला जो पोल है, साउथ वाला पोल ज्यादा मतलब इंटेंसिफाई हो जाएगा। तो इधर भी मैं ये बोलूंगा कि ये जो जुड़ा हुआ है ये साउथ पोल से जुड़ा हुआ है, ये भी साउथ पोल से जुड़ा हुआ है, तो साउथ और साउथ दोनों को रिपेल करेंगे, साइड वाइज ये दोनों को रिपेल करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, यस सर। चलिए जी। उसके बाद ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा जी, मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ, टोटल 5 पॉइंट है, पांचवा पॉइंट अभी डिस्कस करते हैं, पहले चारों एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। पहला पॉइंट है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कर्व्स व्हिच स्टार्ट इन एयर फ्रॉम द नॉर्थ पोल and end at the south pole in the air and then they return to the north pole through the interior of the magnet। मैग्नेट के अंदर वो वापस नॉर्थ पोल पर रिटर्न कर जाते हैं, मतलब एयर में तो नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ तक गए और इंटीरियर ऑफ द मैग्नेट में साउथ से नॉर्थ तक गए। दूसरा, the lines of force never cross each other, never intersect each other. If they do so, that then it would mean that there are two different directions of the magnetic field at the point of intersection, which is impossible। This second point हुआ। Third point, they start from and end on the surface of the magnet normally। मतलब जब ये मैग्नेट की सरफेस से स्टार्ट करते हैं और मैग्नेट की सरफेस पर एंड करते हैं, तो यहाँ नॉर्मली स्टार्टिंग और एंडिंग नॉर्मली होती है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। फोर्थ है the line of force have a tendency to contract lengthwise and expand sidewise। मतलब lengthwise नॉर्थ से साउथ की तरफ तो वो खिंचे हुए रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। और साइड वाइज जो है ये नॉर्थ पोल से निकल रहा है, ये भी नॉर्थ पोल से निकल रहा है, तो साइड वाइज जो है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। उसके बाद पांचवा है द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज मैक्सिमम एट द पोल्स। अब हम क्या देखते हैं इसमें कि जो हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हम बनाते हैं ना, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में मैं ये देखता हूँ कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पर ऐसे निकल के ऐसे जाएगी, फिर ऐसे निकलकर ऐसे जाएगी, इसी तरह से यहाँ ऐसे निकल के ऐसे जाएगी, इंटरसेक्ट कहीं नहीं करेंगे। तो जो ये पोल्स हैं, पोल्स पर मैग्नेटिक लाइंस जो है वो काफी ना नजदीक होती हैं एक दूसरे के, इंटरसेक्ट नहीं करती, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते, लेकिन काफी नजदीक होते हैं। तो जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा नजदीक होती है, तो पोल्स पर होती है ना बहुत ज्यादा नजदीक, तो इसी से ही पता चलता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब यहाँ पर ज्यादा नजदीक है तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सारा का सारा या तो नॉर्थ पोल पर कंसंट्रेटेड है या फिर साउथ पोल पर कंसंट्रेटेड है। इसीलिए हम ये बोल देते हैं कि किसी भी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो सारा का सारा उसके पोल्स पर कंसंट्रेटेड होता है। पोल्स हो गए नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्लियर? क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। सर एक और बार बता देना।
हाँ दोबारा बताता हूँ कि जैसे हमने कहा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, किसी भी मैग्नेट की बात मैं कर रहा हूँ, तो जैसे ये हो गया इधर नॉर्थ पोल और इधर हो गया साउथ पोल। मैंने कहा एक मैग्नेटिक लाइन ऐसे निकली, एक मैग्नेटिक लाइन ऐसे निकली, एक मैग्नेटिक लाइन ऐसे, एक ऐसे, है ना, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ये, फिर एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना। तो यहां पर मैं ये देखूंगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रिलेटिवली कहां पर क्लोज है। ये पोल पर काफी क्लोज है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसे साउथ पोल पर भी काफी क्लोज है, नजदीक है एक दूसरे के। तो ये जो ये क्लोजनेस है ना, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सारी की सारी आकर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ही कंसंट्रेट हुए जा रही हैं, वहीं पर आकर बहुत ज्यादा क्लोज हो रखी है। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा नॉर्थ पोल पर है और साउथ पोल पर है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, क्योंकि सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पर ही आकर जुड़ी हुई हैं आपस में एक दूसरे के काफी क्लोज। समझ गए? यस सर। चलिए, अब इसके बाद हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी थी मैग्नेट से रिलेटेड, उसमें हमने ये देखा था कि दो चीजें थी, एक तो था मैग्नेटिक एक्सेस और एक था मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक, एक तो मैग्नेटिक एक्सेस था और एक मैग्नेटिक इक्वेटर था। मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाकर आपको रिवाइज करवा देता हूँ, कुछ भी नहीं था इसमें। हमने ये कहा कि जैसे एक मैग्नेट है, जैसे मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि नॉर्थ पोल से होकर साउथ पोल को होती हुई ऐसे जाती है, इसको तो बोलते हैं हम मैग्नेटिक एक्सिस। और एक जो लाइन है वो इस पूरी, ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेट के सेंट्रल पॉइंट से होकर गुजरती है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो इसको बोल देते हैं हम मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर ये हो गया। तो अब मैं दो अलग अलग चीजें देखूंगा, मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करूंगा, एक तो मैग्नेटिक एक्सिस पर और एक मैग्नेटिक इक्वेटर पर। तो पहला टॉपिक देखते हैं कि मैग्नेटिक एक्सिस पर अगर मेरे को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है या सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है तो कैसे करें। मैग्नेटिक मोमेंट वही जो अभी अभी हमने देखा था, स्मॉल एम वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू 2l वेक्टर। ठीक, तो वो जरा देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक, एक्सियल पॉइंट मतलब एक्सिस पर, एक्सिस पर कोई भी मैग्नेटिक वो रखेंगे पोल और उस पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। देखिए कि कैसे होता है। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट मतलब जो उसकी एक्सिस पर लाई करे, मैग्नेटिक एक्सिस पर लाई करे। तो आप क्या करिए, मैग्नेट बना लो, नॉर्थ पोल साउथ पोल। एक मैग्नेट बना लिया हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब हमने क्या करा कि बल्कि हाँ ऐसे करो, इधर दिखा दो साउथ और इधर दिखा दो नॉर्थ, उल्टा कर दो। यहाँ साउथ है और यहाँ नॉर्थ है। यहाँ आप एक डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक, मैग्नेट की जो लेंथ है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट ले लो ओ। मैग्नेट की लेंथ में लेता हूँ 2l, तो ओ इसका मिड पॉइंट हो गया। यहाँ तक वाली ये लेंथ कितनी हो गई l, स्मॉल l। ऐसे ही यहाँ तक वाली ये लेंथ जो हो गई
ये हो गई एल, एल और एल ये लेंथ हो गई। उसके बाद देखिएगा, और जो लेंथ ली जाती है उसमें एक छोटा सा करेक्शन आप कर लीजिए कि जो मैग्नेटिक लेंथ हम लेते हैं वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच का लेते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच का लेते हैं। तो यानी कि हमारी जो लेंथ है वो साउथ पोल से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ इसके सेंट्रल पॉइंट तक गई, ये तो हो गई एल। ऐसे ही यहाँ ओरिजिन से नॉर्थ पोल तक ये हो गई एल। फिर मैंने ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है, इस मैग्नेटिक एक्सिस पर मैंने एक पोल ले लिया और मैं ये कहूंगा कि ये जो पोल है ये हमने माना कि ये एक नॉर्थ पोल है, हमने ऐसा मान लिया। ठीक, जैसे मान लीजिए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया करते थे ना, तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करते थे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता था। ऐसे ही जब मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो मैग्नेटिज्म जो है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, तो मैं हमेशा यूनिट नॉर्थ पोल लूंगा। तो मैंने यहां पर ले लिया इस पॉइंट पी पर, एट पॉइंट पी we have imagined a unit north pole, we have imagined a unit north pole। ठीक है, तो एट पॉइंट पी, अब ये जो पॉइंट पी है ये कितने डिस्टेंस पर है वो डिस्टेंस देख लीजिए। वो डिस्टेंस मैंने ले लिया ओरिजिन से और पॉइंट पी तक, ये जो इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से और यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हमने ले लिया आर। इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया आर। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से इस तक का, यहां से इस तक का डिस्टेंस हो जाएगा, ये टोटल आर है, इसमें से एल माइनस कर दीजिए, आर माइनस एल। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। जब भी किसी यूनिट नॉर्थ पोल का, जब भी किसी यूनिट नॉर्थ पोल का डिस्टेंस लेंगे ना किसी मैग्नेट से, तो मैग्नेट के मिडल से लिया जाएगा डिस्टेंस, ना तो इस कोने से लोगे ना ही इस कोने से लोगे, मैग्नेट के मिड पॉइंट से लोगे। तो मैग्नेट के मिड पॉइंट से उसका डिस्टेंस आर हो गया, ये डिस्टेंस आर है, इतना डिस्टेंस एल है, तो ये वाला हो गया आर माइनस एल। ठीक है, अब आप देखिए पॉइंट पी पर एक फोर्स तो ऐसे लगेगी, इस फोर्स को बोल दीजिए एफ एन, इस फोर्स को बोल दीजिए एफ एन। ये एफ एन का मतलब क्या है, दिस फोर्स इज ड्यू टू नॉर्थ पोल। यहां मैंने माना कि यहाँ एक यूनिट नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, और एक फोर्स बेटा ऐसे लगेगा, इसको मैं बोल दूंगा एफ एस। क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है यहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया एफ एस। बताइए समझ में आ गया एफ एन और एफ एस, ये क्लियर है? यस सर। अब मैं कहूंगा कि अब मैं फोर्स निकालूंगा, फोर्स में बाय यूजिंग कूलम्स लॉ मैं फोर्स निकालूंगा, बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, ये जो हमारा फोर्स है एफ एन, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एफ एन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और फिर मैं बोलूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है उसको बोल दीजिए यहाँ पर भी क्यू एन और यहाँ पर भी क्यू एन। और ये जो मैंने लिया था, ये मैंने क्या लिया था, ये मैंने लिया था बेटा यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट नॉर्थ पोल मतलब इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो है 1, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है 1, यूनिट नॉर्थ पोल मतलब इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ 1 है। तो ये हो जाएगा क्यू एम एफ एन। एफ एन किस किस के बीच में है, इस नॉर्थ पोल और इस पॉइंट के बीच में, तो तभी तो ये नॉर्थ इसको रिपेल कर रहा है इस तरफ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है क्यू एम और ये है यूनिट नॉर्थ पोल, तो इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ क्यू एम और इसकी स्ट्रेंथ 1, तो क्यू एम इंटू 1 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का स्क्वायर। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यस सर। क्लियर है आकृति?
यस सर। क्लियर है? और इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, Fn की डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब N से P की तरफ। तो मैं इसको बोलूंगा along NP, इसकी डायरेक्शन होगी along NP। तो NP के ऊपर एक वेक्टर का साइन लगा दिया, along NP वेक्टर। सिमिलरली मैं दूसरा फोर्स निकालूंगा Fs। Fs क्या है कि यहाँ पॉइंट P पर एक नॉर्थ पोल रखा हुआ है, यूनिट नॉर्थ पोल, तो वो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो Fs यानी कि यहाँ से लेकर और साउथ पोल तक का, इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितना है Qm, और इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है 1, क्योंकि ये यूनिट नॉर्थ पोल है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Qm मल्टीप्लाइड बाई 1, और डिस्टेंस कितना है इसके और इसके बीच में डिस्टेंस, देखो यहां से लेकर O तक का डिस्टेंस टोटल है R, और ये डिस्टेंस है L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा अलोंग, इसकी डायरेक्शन क्या है P से लेकर और S तक, तो अलोंग PS, क्योंकि ये इस तरफ आ रहा है, अलोंग PS वेक्टर। बताइए क्लियर? यस सर। यस सर। है ना? यस और सर। अब जो मैं फोर्स निकालना चाहता हूँ, वो मैं निकालना चाहता हूँ इस एक्सियल पॉइंट पर। तो इस एक्सियल पॉइंट पर फोर्स निकालते हैं, तो इधर वाली जो फोर्स है, इधर वाली फोर्स में से इधर वाली फोर्स को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। इधर वाली फोर्स जो है, इधर वाली फोर्स, क्योंकि मैं इस पॉइंट पर निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप ये देखिए नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल काफी नजदीक हैं। तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल में जो फोर्स है वो ज्यादा ताकतवर फोर्स लगेगी, क्योंकि ज्यादा नजदीक है तो ज्यादा तेजी से उसको रिपेल करेगा। और ये बहुत दूर है, तो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उतना ज्यादा नहीं होगा। तो यानी कि इफेक्टिवली मेरा ये Fn वाला फोर्स ये बड़ा होगा, और Fs वाला फोर्स ये छोटा होगा। तो मैं ये कहूंगा कि therefore the strength of magnetic field, therefore net strength of magnetic field at axial point P, at axial point P will be, हम बोलेंगे B axial is equal to Fn minus Fs। इधर वाला जो फोर्स है ये ज्यादा होगा, इधर वाला कम, तो Fn minus Fs करेंगे। ठीक, तो Fn minus Fs क्या हो जाएगा, Fn है हमारा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Qm अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस Fs कितना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Qm अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और Qm, इसको कॉमन ले लो, तो ये हो गया म्यू नॉट Qm अपॉन 4 पाई ब्रैकेट में 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट Qm अपॉन 4 पाई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये इधर आ गया, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। सोचो कि अगर सिर्फ R माइनस L और R प्लस L होता, तो ये बन जाता R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो इसको मैं बोल दूंगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा जी। अब ऊपर जो न्यूमरेटर है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हुआ, हाँ आ गया। देखिए ये हो गया मेरे पास म्यू नॉट Qm अपॉन 4 बाई न्यूमरेटर में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस का 2RL। समझ गए हो गया? मैंने एक्सपैंड करके ना माइनस साइन जो बीच में था इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 4RL म्यू नॉट QM अपॉन 4 बाई 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये QM मल्टीप्लाइड बाई 2L, 2L क्या है? मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ कितनी है? देखो L इधर L इधर, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में कितना लेंथ है टोटल? 2L। तो QM मल्टीप्लाइड बाई 2L, इसको मैं बोल देता हूँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M। तो यहाँ हम ये कह देंगे कि म्यू नॉट और मल्टीप्लाइड बाई 2 और R, इसको एक तरफ ले लो, 2 और R एक तरफ ले लिया, 2 निकाल लिया यहाँ से, तो 12 इंटू QM अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। QM मल्टीप्लाइड बाई 2L मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर है। तो ये हो गया म्यू नॉट, इसकी जगह M आ गया, तो 2mR अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक बता दो, यहां तक क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है। और इसके बाद हम ये कहते हैं, यहां तक होने के बाद में ये तो फाइनली वैसे आ गया कि हम अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ बार मैग्नेट, अगर हम ये निकालें तो इतना आएगा। लेकिन अब हम ये कहते हैं कि फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट, और शॉर्ट बार मैग्नेट R is very less than L। नहीं, गलत बोल दिया, L is very less than R, उल्टा बोल रहा हूँ। ये जो लेंथ है L is very less than R। L जो है वो R के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि it implies that R square is very greater than L square। It implies that R square minus L square is approximately equal to R square। मतलब R square L square से इतना बड़ा है कि हम L square को नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि R square माइनस L square, ये L square इतनी छोटी वैल्यू है कि इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लगभग R square के बराबर ही आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम बोलेंगे कि ठीक है, फिर यहाँ पर मेरे पास शॉर्ट बार मैग्नेट के केस में ये R स्क्वायर ही हो गया, ये पूरा ब्रैकेट, और R स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया? R की पावर 4। तो B एक्सियल is equal to mu naught 2mR अपॉन 4 पाई R की पावर 4। अब एक R से एक R कट गया, R क्यूब बचा, mu naught 2m अपॉन 4 पाई R क्यूब। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? बस जी इतना ही करना है इसमें। और अगर ये आपसे पूछे कि भैया आप इसको वेक्टर फॉर्म में बताओ, तो वेक्टर फॉर्म में बस यहाँ पर एक वेक्टर का साइन लगा दीजिए, बी वेक्टर एक्सियल म्यू नॉट 2 4 पाई आर क्यूब। ये सब तो कॉन्स्टेंट्स हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बस यही एक वेक्टर होता है, डायरेक्शन होती है इसकी साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो एम वेक्टर। बस ये कर देना। क्लियर है? यस सर। चलिए जी, अब सर आप मंडे करा दोगे एलसीआर सर? हाँ हाँ, मंडे पक्का कर दूंगा, मैंने पहले से ही प्लान कर रखा है। ठीक। हाँ, मैं मंडे कर दूंगा। ठीक है। क्लास की टाइमिंग्स बेटा कंफर्टेबल हो ना? ये जो 1:30 हाँ वाली जी सर। है ना, तो 1:30 वाली ही रखते हैं, 1:30 वाली ही रखते हैं। ठीक है। चलिए जी फिर, ओके ओके।